जोहार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने मौजूद हुए हैं भारतीय इतिहास के एक टॉपिक को लेकर, और ये टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों बता दूं कि अभी जो सहायक आचार्य की जो कक्षा 6 से 8 के एग्जाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी करने वाले वैसे अभ्यर्थी, उनके सिलेबस का ये प्रथम बिंदु है। और ये वैसे सभी छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आने वाला जो जेट का एग्जाम है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए भी उपयोगी होगा, और सहायक आचार्य के लिए ये सिलेबस का पहला टॉपिक है। और आज हम इसी से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पहले ये सिलेबस में ये जो प्रथम चैप्टर दिया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो बेसिकली इसमें ये जानना है, इसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो हमारे इतिहास का जो निर्माण हुआ है वो किन किन तथ्यों के आधार पर हुआ है, आखिर इतिहास के निर्माण के लिए वो क्या साक्ष्य थे, किसके आधार पर इतिहासकारों ने इतिहासों को लिखा, उन सब चीजों का हम लोग इसमें समग्र अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। उसमें से पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, उस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा जो कालखंड है आद्य ऐतिहासिक काल, उस काल के बहुत से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हुए भी क्योंकि उन्हें पढ़े नहीं जा सके, इसलिए उस समय के इतिहास की जानकारी के लिए भी हमारे पास पर्याप्त स्रोत नहीं है और हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है। परंतु जो इतिहास का तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक काल, इसके लिए हमारे पास 2 तरह के साक्ष्य, 2 तरह के स्रोत उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों एक बार पुनः बता दूं कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास से जो ये पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, चाहे वो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो। अभी सहायक आचार्य के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए 6 to 8 या 1 to 5, तो 6 to 8 के लिए तो इतिहास एक विषय के रूप में ही चूंकि लेना है और ये उस सिलेबस का ये पहला टॉपिक भी यही है। आने वाले समय में झारखंड लोक सेवा आयोग जेट की परीक्षा लेगी, अर्थात झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक योग्यता की परीक्षा है, उसमें भी ये समान रूप से ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी होगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में यही देखना है, यही पढ़ना है कि जो इतिहास का हमारा निर्माण हुआ है वो किन किन साक्ष्यों के आधार पर हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभ हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य होने के बावजूद हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए, और जो हमारा ऐतिहासिक काल है उसको जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद है, और हम बारी बारी से साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा में मैं कुछ बिंदुओं को बताऊंगा और इसका एक कंसोलिडेटेड नोट, विस्तृत नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, वो हम आपको आने वाले समय में उपलब्ध करा देंगे। वो हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, नौकरी वाला भैया, उस ऐप में आप जाके उसको पीडीएफ के माध्यम से आप उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत सबसे पहले हम देखेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथों को रखा गया है। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों पर आगे हम चर्चा करते हैं। तो
सबसे पहले हम पाएंगे कि वेदों की रचना। आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद क्रमशः, और इसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी, और बाकी ये जो 3 हमारे वेद हैं इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अर्थात 1500 से 1000 ईस्वी के बीच ऋग्वेद की रचना हुई थी, और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इन वेदों का विस्तार से आपको देखना होगा, इनके बारे में जानना होगा, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। ये ऋग्वेद की रचना कब हुई, ऋग्वेद में किस चीजों का वर्णन है, सामवेद का विषय क्या है, यजुर्वेद का विषय क्या है, अथर्ववेद का विषय क्या है, और उसके साथ साथ इनको जो गाने वाले हैं, इनका उद्घोषक है, उन्हें क्या कहा जाता है, साथ ही इनकी विषय वस्तु क्या है, जिसमें इसे देवताओं के स्तुति के लिए जो मंत्र, जो ऋचाएं हैं वो दी गई है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में बहुत से अलग विषयों को रखा गया है, ये हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। मैं थोड़ा सा एक आपको ऊपर जानकारी देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक पर एक हम लोग इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों में वेदों के बाद ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं इनकी रचना हुई। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों पर ये टीकाएं हैं, वेदों को गद्य रूप में विस्तार से ब्राह्मणों में बताया गया है। उसके बाद आरण्यक एवं उपनिषद, इसमें बहुत से दार्शनिक विचार हैं, जिसमें उस समय के आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक सामाजिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति, वैदिक काल का, ये सारी चीजें हमें इनसे मिलती है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उन चीजों का अध्ययन कर ही वैदिक ऋग्वेदिक काल के इतिहास को रचा गया है। उसके बाद वेदों को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई, और ये 6 हैं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वेदांत से कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन वेदांत इस श्रेणी में आता है, या इनमें से कौन वेदांत नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन ये 6 आपका 6 आपको याद होना चाहिए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 वेदांत हैं। वेदों को विस्तृत रूप से समझने के लिए इनका निर्माण हुआ था, इनकी रचनाएं हुई थी। दोस्तों, आगे हम देखेंगे सूत्र क्या है। सूत्रों की रचना, तो कल्प सूत्र जो मुख्य सूत्र है, इन्हें भी 4 भागों में बांटा गया है: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। आगे हम इस पर भी और डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि हमने एक आउटलुक देख लिया भारतीय इतिहास के स्रोतों का, और अब उस पर हम लोग क्रमवार एक एक विषय हम लोग उठाएंगे, और उनसे क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, और विगत परीक्षाओं में कैसे प्रश्न इससे आते रहे हैं, उसको भी देखते हुए जो इनके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना इनमें सबसे पहले हुई, ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई, इसलिए इसे ऋग्वेद भी नाम दिया गया, और इसका रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का था। ऋग्वेद में बेसिकली है क्या? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं की स्तुति संबंधी, उनके स्मरण संबंधी जो ऋचाएं हैं वे ऋग्वेद में वर्णित है, और उनका एक पूरा संग्रह है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, अर्थात इसके 10 भाग हैं, और 1028 यानी 1028 इसमें सूक्त हैं, और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ये सब उपयोगी है कि आपको पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। 10 मंडल, सूक्त है 1028, ऋचाएं हैं 10,462। ऋग्वेद के जो पाठ करता होते हैं, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होत्री, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को
होत्री कहा जाता था। वैसे तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें से तीसरे मंडल में सूर्य देवता ये सावित्री कहा जाता है, उनको समर्पित जो गायत्री मंत्र है ये बहुत ही प्रचलित है। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में इस मंत्र का बहुत ही महत्व है और ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये वर्णित है। परीक्षा में ये आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। वैसे जो हम नोट्स उपलब्ध कराएंगे वो और भी विस्तृत होगा और उसमें हम वो तमाम प्रश्नों को चुनने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा में पहले आ चुके हैं और जिनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने की संभावना है। तो हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। और साथियों, एक मेरे तरफ से आपके लिए एक मैसेज यही होगा कि कभी भी शॉर्टकट को अपनाने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होना है, विशेषकर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा जो कि जेपीएससी जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है या भी जेट की परीक्षा होगी असिस्टेंट लेक्चरर के लिए, सहायक अध्यापक के लिए, उसमें आपको हर टॉपिक का डिटेल्स अध्ययन करना होगा। इसीलिए हमारा फोकस होगा कि हम विस्तृत चर्चा करें, जहां तक संभव हो सके हम लेक्चर में चर्चा करेंगे और उससे भी विस्तृत रूप से हम हमारे जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे, हमारे जो नोट्स होंगे वो और विस्तृत होंगे। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपसे एक इंटरेक्शन का, आपको समझाने का एक प्रयास है। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारा लेक्चर आ रहा है, आने वाले समय में दोस्तों हम लाइव भी आएंगे ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर करें, आपकी बातों को भी हम सुने। अभी ये संचार एक तरफा हो रहा है, जहाँ तक संभव हो हमने हर पहलू को छूने का प्रयास किया है और नोट्स भी आपको डिटेल्स दिया जाएगा और आप हमसे जुड़े रहें। दिन प्रतिदिन नए टॉपिक्स पे हम लाएंगे नोट लेक्चर और उस पर आपको डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। हमारा ऐप मई के महीने में लॉन्च हो जाएगा और उसमें नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऋग्वेद के तीसरे मंडल पर बात की और इस मंडल की जो विशेषता है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सूर्य देवता अर्थात सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख है और ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ये 10वें मंडल में सबसे बड़ा, सबसे बृहद मंडल है और इसमें चातुस्वर में समाज, पहले समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्गों में समाज हटा हुआ था और इनके अलग अलग कार्य थे, अलग अलग इन्हें समाज में स्थान प्राप्त था। दोस्तों, हम अब जो यजुर्वेद की हम बात करेंगे ऋग्वेद के बाद, तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों प्रारूप में उपलब्ध है। बाकी के तीनों वेद आपको दोनों फॉर्म में नहीं मिलेंगे, गद्य और पद्य में। तो ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है कि किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में मंत्र तथा बलि के समय जो अनुपालन किए जाने वाले नियम हैं, बलि के दौरान जो कर्मकांड है, जो नियम अनुपालन किए जाते थे, उनका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद के जो पाठ करता है उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहे हैं या आ सकते हैं। तो यजुर्वेद से हम देखें कि इसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं कि यजुर्वेद में किन चीजों का उल्लेख है। तो मंत्रों और बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले नियम, इनके पाठ व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न बनता है, अध्वर्यु। और ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों के रूप में पाया जाता है? तो इसका भी उत्तर होगा यजुर्वेद। इससे थोड़ा सा हम पहले जाते हैं कि चातुस्वर में समाज, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, उसमें समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो उस समय ये मानना था कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा होते थे, ब्रह्मा जो भगवान थे हमारे ब्रह्मा, उनकी मुख से ब्राह्मण और उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनकी जंघाओं से वैश्य और उनके चरणों से शूद्र वर्ण का उदय हुआ। तो ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान उस समय प्राप्त हुआ। फिर हम आते हैं, हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद पर चर्चा की। हमारे नोट्स में ये और भी विस्तृत रूप में आपको मिलेगा। हम अभी उन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। और भी ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन आपको करना होगा और वो हमारे नोट्स में उपलब्ध होगा। सामवेद, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। यज्ञों के अवसर पर प्राचीन काल में जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे, उन यज्ञ के अवसरों पर जो मंत्रों का उच्चारण होता था, ये सामवेद में वर्णित है। और सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि, इसके जो पाठ करता होते थे, उन्हें उद्रात्री कहा जाता था। उद्रात्री। और सामवेद ऐसा माना जाता है कि जो भारत में जो संगीत की शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत सामवेद से हुई और इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी प्रश्न साबित हो सकता है। तो सामवेद से जो मुख्य चीजें हमने देखी कि सामवेद में क्या है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का ये एक संकलन है। इसके पाठकर्ता उद्रात्री और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। यहीं से भारत में संगीत की शुरुआत हुई, जैसा ऐसी विचारधारा है। और जो अंतिम जो वेद है, अथर्ववेद, इसके जो रचयिता थे वो अथर्वा ऋषि थे और इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, उनके अंधविश्वासों का वर्णन है। उस समय समाज में प्रचलित जो जादू टोना और जो अंधविश्वास थे, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। साथ ही साथ जो सामान्य मनुष्य के विचार थे, उनका जीवन कैसा था, उनके सोच क्या थे, इन विषयों पर अथर्ववेद में विस्तार से दिया गया है। तो हमने ये 4 वेदों को एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने अभी आपको बताने का प्रयास किया है और इसमें बहुत सारे और बिंदु हैं जो हम अपने नोट्स में उसका हम लोग उल्लेख करेंगे। इसीलिए आप हमारे लेक्चर्स को देखने के साथ साथ हमारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनको भी आप देखिए, उनको हमारे ऐप के थ्रू प्राप्त कीजिए और विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी, जैसे अभी सहायक आचार्य की जो परीक्षा होने वाली हो रही है, उसमें जिनका भी इतिहास विषय है, उनका प्रथम ये टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें मैंने बताई उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा ये प्रयास था। आने वाले समय में मैं इसे और भी विस्तृत रूप से और एक्सप्लेनेटरी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा और आपको इसमें निरंतर सुधार दिखाई देगा। तो आज इस लेक्चर को एक खत्म करते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर अभी हमारे 1 या 2 लेक्चर और आ सकता है। उसके बाद इतिहास का जो अगला टॉपिक होगा हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और उस पर हम नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए धन्यवाद।